तो एक सवाल है जो अक्सर उठता है, भारत के राष्ट्रपति क्या वो सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख है या उनके पास सच में कोई ताकत है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। अगर किसी से पूछा जाए कि भारत का सबसे शक्तिशाली पद कौन सा है, तो जाहिर है ज्यादातर लोगों का जवाब होगा प्रधानमंत्री। लेकिन क्या राष्ट्रपति का पद वाकई में बस एक नाम का पद है? इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। और यहीं पर पता है, भारतीय राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। हमारे सिस्टम में दो मुखिया हैं। एक है राष्ट्रपति, जो देश के संवैधानिक प्रधान हैं, और दूसरे हैं प्रधानमंत्री, जो सरकार के वास्तविक प्रधान हैं। सारी असली एग्जीक्यूटिव पावर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास ही होती है, और ये बात हमारा संविधान खुद साफ साफ कहता है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों प्रमुखों की संवैधानिक स्थिति को ही थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो संविधान है वो कहता है कि राष्ट्रपति देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं। उन्हें देश का पहला नागरिक भी कहा जाता है। सरकार के जितने भी बड़े फैसले होते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, सब उन्हीं के नाम पर जारी किए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 74 साफ कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह माननी ही होगी। और यही वो लाइन है जो सारी असली शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में दे देती है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा पद, इस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? मतलब कौन और कैसे भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो कौन बन सकता है भारत का राष्ट्रपति? खैर, इसके लिए कुछ सीधी साधी शर्तें हैं जो अनुच्छेद 58 में दी गई हैं। पहली, वो भारत के नागरिक हों। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल हो। तीसरी, उनमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। और चौथी, वो किसी लाभ के पद पर न हो। अब यहाँ से चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। राष्ट्रपति को हम और आप सीधे वोट देकर नहीं चुनते। उनका चुनाव हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, मतलब संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों के विधायक। इन सबको मिलाकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है। इस चुनाव की सबसे अनोखी बात पता है क्या है? हर वोट की ताकत बराबर नहीं होती। एक विधायक के वोट की वैल्यू क्या होगी, ये उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, जैसा कि इस फॉर्मूले में दिख रहा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हर राज्य को उसकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिल सके। और दूसरी तरफ है हमारे सांसद, मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के। उनके हर एक वोट की वैल्यू फिक्स्ड है, 700। ये राज्यों और केंद्र के बीच एक तरह का बैलेंस बनाता है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। राष्ट्रपति के पास आखिर ताकत क्या क्या है? क्या वो सिर्फ सलाह पर ही काम करते हैं या उनके पास अपनी भी कुछ शक्तियां हैं? राष्ट्रपति की सबसे बड़ी ताकतों में से एक वो है उनकी वीटो पावर। देखिए, संसद भले ही किसी बिल को पास कर दे, लेकिन वो बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी की मोहर न लगा दें। और इस मामले में उनके पास 3 मुख्य विकल्प होते हैं। पहला तो ये कि वो बिल पर अपनी सहमति दे दें और वो कानून बन जाए। दूसरा, वो अपनी सहमति देने से साफ मना कर दें, इसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, और बिल वहीं खत्म हो जाता है। और तीसरा, वो बिल को एक बार फिर से सोचने विचारने के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं, इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। लेकिन एक और चौथा विकल्प है जो शायद सबसे दिलचस्प है, इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति किसी बिल पर न तो हाँ कहते हैं, न ना, और न ही उसे वापस भेजते हैं। वो बस उसे अपनी जेब में, मतलब अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लेते हैं। ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है कि उन्हें कितने दिन में फैसला लेना ही होगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कागजों पर है, यह असल में इस्तेमाल हो चुका है। साल 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इसी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। नतीजा, वो बिल कभी कानून बन ही नहीं पाया। ये दिखाता है कि कभी-कभी राष्ट्रपति की चुप्पी भी कितनी ताकतवर हो सकती है। अच्छा, एक तरफ तो राष्ट्रपति बनना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें उनके पद से हटाना, वो तो लगभग नामुमकिन है। इस बेहद मुश्किल प्रक्रिया को महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने ये सुनिश्चित किया था कि देश के सर्वोच्च पद को किसी भी तरह की राजनीतिक खींचतान से बचाया जा सके। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है।
तो ये होता कैसे है? देखिए, इसे शुरू करने के लिए ही संसद के किसी भी सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों को राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव लाना होता है। फिर उसी सदन को अपनी कुल संख्या के 2/3, जी हां 2/3 के भारी बहुमत से उस प्रस्ताव को पास करना होता है। इसके बाद मामला दूसरे सदन में जाता है जो आरोपों की जांच करता है, और अगर वो सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, सिर्फ तब जाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये इतना मुश्किल है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो इन सारी शक्तियों और सीमाओं को देखने के बाद हम अपने असली सवाल पर वापस आते हैं। सोचिए, इस पद की गरिमा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्वानों ने बढ़ाई, जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। इसी पद पर प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति बनी और एक नई मिसाल कायम की। और आज द्रौपदी मुर्मू जी का इस पद पर होना, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती और उसकी गहराई को दिखाता है। तो इन सब बातों के बाद आखिर में हम क्या कहें? राष्ट्रपति क्या है? संविधान के संरक्षक या सिर्फ एक रबर स्टैंप? शायद इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, ये कहीं बीच में है। राष्ट्रपति का पद एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह है। ज्यादातर वक्त गाड़ी आराम से चलती रहती है और उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन जब कभी लोकतंत्र पर कोई संकट आए, जब सिस्टम पटरी से उतरने लगे, तो यही पद एक खामोश रक्षक की तरह खड़ा हो जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे संविधान की आत्मा हमेशा जिंदा रहे।